आई रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन, आज मैं आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि हमारा 11वां लेक्चर है व्यापारी भाइयों के लिए। उनको कुछ फ़ायदा हो इस चीज़ से, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ। तो मैं नलिन जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरा नंबर है 9991192632। आज का टॉपिक है डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन क्या चीज़ है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक व्यक्ति था, उसकी नौकरी लग गई से अबाउट यहाँ से अम्बाला से लालड़ू में लग गई, और उसको ऑफर हुआ कि आपको हम 20,000 रुपये देंगे महीने के। वो बहुत खुश हुआ कि भाई 20,000 तो ठीक है। तो उन्होंने कहा जी आप कैसे आओगे? जी कैसे मतलब बस से आऊँगा? कहेंगे नहीं, आपके पास स्कूटर है, आप स्कूटर से आए। अब थोड़ा वो सोच में पड़ गया कि स्कूटर के अंदर तो रोज़ पेट्रोल लगेगा। उन्होंने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, पेट्रोल के पैसे हम देंगे भाई। हम इसलिए कह रहे हैं कि आप यहाँ टाइम से पहुँच जाएं, क्योंकि बाकी के लोग वेट करेंगे आपका। उसने कहा ठीक है जी। पर अभी भी उसके एक बैक ऑफ माइंड में एक चीज़ थी कि यार जो टायर घिसेंगे, जो मशीन घिसेगी, उसके बारे में तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। अब वो भी कहने लगा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो ये घिसावट थी टायर घिसने की, मशीन घिसने की, ये क्या है? ये इसको डेप्रीशिएशन बोलते हैं, या आप हिंदी में इसको ह्रास बोल सकते हैं। तो ये जो ह्रास होता है, ये फिक्स एसेट के ऊपर होता है। अब कोई कह दे कि ये आदमियों पे नो डाउट होता है नेचुरली, पर ये अकाउंट्स में कहीं पे काउंट नहीं होता। आदमियों में तो जैसे जैसे एज बढ़ती है उसका डेप्रीशिएशन होता रहता है बॉडी का। पर चूंकि हम अकाउंट्स में ये चीज़ नहीं लेते, तो सिर्फ मशीनरी या फिक्स एसेट्स जो कि हमारे बिजनेस में लगी हुई हैं, हम उन्हीं को लेते हैं। अब ये डेप्रीशिएशन क्यों होता है? सबसे पहली बात, इसका सबसे बड़ा कारण है, जो कि मैं निम्नलिखित कई कारण है, मैं आपको बताता हूं। हमारा वियर एंड टियर। वियर एंड टियर क्या होता है? उठा पटक, इधर से रखा, उधर रखा, यहां रखा, वहां रखा, उसकी चूल्हे हिल गई, मशीन भी या फर्नीचर भी या कोई और एसेट। दूसरा है कांस्टेंट यूज। आपने एक चीज को लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं। कई बारी आपने देखा होगा कि आपका सनमाइका की टेबल है, वो भी घिस जाती है जहाँ से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो कोई मशीन हो, कोई व्हीकल हो, कुछ भी हो, वो जब लगातार हम इस्तेमाल करते हैं तो वो डेप्रीशिएट होता है, वो घिसता है। नंबर 3, ऑब्सोल्यूशन, मतलब पुराना पड़ जाना, या ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, आप ऐसे भी कह सकते हैं। जो पुराना पड़ जाता है या टेक्नोलॉजिकली आउटफिट हो जाता है। अब शुरू में जिस समय कंप्यूटर चले तो P2 भी था, मैंने भी उसे चलाया है, पर उसके अंदर क्या था, वो आज भी चल सकता है। उसको बस एक यही बात थी कि उसके अंदर कमांड दो और चाय पियाओ, मतलब इट वाज स्लो। शुरू में ट्रांजिस्टर चले, जब रेडियो चलते थे तो हम रेडियो सुनने से पहले 5-7 मिनट पहले उसे गर्म कर देते थे। उसके अंदर ट्यूबें लगी हुई थी, वो ट्यूबें जिस समय गर्म होती थी फिर तब रिले होता था। पर जब ट्रांजिस्टर आया तो वो आउटडेटेड हो गया,
तो ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है इसकी वजह से भी वैल्यू खत्म हो जाती है। इसके आगे और क्या है, समय गुजरने के साथ ड्यू टू एफ्लेक्स ऑफ टाइम, कई लोगों ने देखा होगा कि अब यहीं अंबाला कैंट का ही अगर मैं उदाहरण दूं तो यहाँ पे शाहबाद में पुल बना है, शाहबाद मारकंडा पे, रिवर पे, नया है पुराना भी है, पर पुराना इस जब है तो नया क्यों बनाया, क्योंकि पुराने वाले की म्याद खत्म हो गई थी। मतलब हर चीज़ की एक म्याद है। सपोज कोटा स्टोन की 100 साल है, संगमरमर की 600, 700, 800 साल है। मतलब हर एक चीज़ की अपनी एक म्याद है। तो जिस समय उस पुल की म्याद खत्म हो गई तो वो डेंजरस हो गया यूज़ करने के लिए, तो इसलिए नया पुल बनाया। तो कई चीज़ें समय गुजरने के साथ भी उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है, चाहे वो यूज़ में हो या नहीं हो। आपने गाड़ी खरीदी और गाड़ी बिल्कुल नई शोरूम से निकाल के लाए, 2 महीने बाद आपकी अमेरिका से कॉल आ गई कि आपकी नौकरी लग गई। अब आप या तो उसको बेचोगे और या फिर ये सोचोगे कि चलो पेरेंट्स चलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा कभी भी, तो आप छोड़ देते हैं। पर पेरेंट्स ने तो इतना चलाना नहीं। अब वो खड़ी हुई है, अब खड़े खड़े टायर भी ख़त्म हो जाएंगे, मशीनरी भी उसकी जाम हो जाएगी। तो ये सब जो चीज़ है ये समय गुजरने के साथ भी ख़त्म हो जाती है। और क्या चीज़ है, और है आपकी एनवायरमेंटल रीजंस। आप कहेंगे एनवायरमेंटल, यहाँ कहूँगा हाँ बिल्कुल, एनवायरमेंट की वजह से भी हमारी फिक्स असेट्स की वैल्यू कम हो सकती है। मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मेरा फ्रेंड था, उसने गाड़ी लेनी थी, तो गाड़ी भी उसने कहा कि जी मेरे को तो 2018 या 19 मॉडल चाहिए, अभी मैं हाथ साफ करूँगा। ठीक है भाई। तो उसका एक कज़िन बॉम्बे भी रहता था, तो उसने उससे पूछा भाई इस मॉडल की गाड़ी कितने की है, भाई बड़ी साफ गाड़ी चाहिए। उसने कहा यार अपने घर में ही जाएगी, मैं देख के ही बताऊंगा, मेरा कोई जानकार है। तो उसने सपोज एक प्राइस दी कि ये वाला मॉडल आपको 3 लाख रुपए का मिल जाएगा। एक उसका दोस्त चंडीगढ़ भी था, वही मॉडल की गाड़ी, सब कुछ वैसा, उसने कहा जी यहाँ मिलेगी 3.5 की। उसने कहा ये क्या बात है भाई, बॉम्बे की। उसने व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज दी, चमचमाती गाड़ी। और इसने भी फ़ोटो भेजी, ये इतनी बढ़िया नहीं लगी, डल लगी। उसने कहा यार एक तो बढ़िया भी नहीं लग रही, दूसरी महंगी भी है। तो मिस्त्री से बातचीत करी, मिस्त्री कहने लगा बाबूजी आप ऐसा करो, आप बॉम्बे वाली गाड़ी ना लो। उसने कहा यार काफ़ी फ़र्क है। उसने कहा जी बस मैं बता रहा हूँ। उन्होंने नहीं मेरे को खुल के बताओ। तो उसने कहा जी बम्बई में जो समुद्र है, समुद्र की हवाएं जब आती हैं तो वो इंजन को जंग लगा देती है। ऊपर से तो आपको खूब टिप टिप टिल्लो बहुत बढ़िया मिलेगी, पर अंदर से जब इंजन ही कमज़ोर हो गया तो आप क्या करोगे। चंडीगढ़ की गाड़ी का इंजन स्ट्रांग होगा, बेशक ऊपर से टिप टिल्लो इतनी ना हो, क्या वो तो आप करवा लो, उसकी पॉलिशिंग, डेंटिंग, पेंटिंग वगैरह कितना पैसा लगेगा, कोई ज़्यादा नहीं लगेगा। पर ये गाड़ी ज़्यादा देर तक चलेगी और फ़ायदेमंद है। अब आप देखें ना कि बॉम्बे की जो एनवायरनमेंट है उसकी हवा में नमी और नमक है, चंडीगढ़ में कुछ ऐसा नहीं है। तो ये एनवायरमेंटल है। फ्रिज में रखी हुई चीज़ काफ़ी देर तक
ताज़ी रहती है और जो फ्रिज से बाहर है वो उस पर मौसम का असर रहता ही है। आप ये देखो ना कि सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन, मेरा ख्याल है कि कोई 150 या कुछ इंडस्ट्रीज़ जो जमुना किनारे थी ताजमहल के पास, उनको वहाँ से हटाया। क्यों? क्योंकि जो वो टैनिंग करते थे, चमड़े की रंगाई करते थे, उसमें जो केमिकल इस्तेमाल होते थे उसके वाष्प बन के ताजमहल को पीला कर रहे थे। कुछ रिफाइनरी भी कर रही थी, तो इस वजह से हटाया कि एनवायरनमेंट उसके लिए ठीक होना चाहिए। उसकी जो डिकेइंग है, वो जो पुराना पड़ रहा है, वो थोड़ा हल्का धीरे धीरे हो। तो ये सब चीज़ें, एनवायरनमेंट भी हमारी फिक्स एसेट की वैल्यू कम होने में रोल निभाता है। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से डेप्रिशिएट होती है हमारी एसेट्स। तो आप ये समझ लें कि डेप्रिशिएशन क्या है? इट इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू द अबव रीजंस विच आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ। तो ये है। अब डेप्रिशिएशन लगाने के कई तरीके हैं, पर मेनली 2 तरीके चलते हैं। एक चलता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे फिक्स्ड मेथड भी कहा जाता है। ये फिक्स्ड मेथड क्यों है? हुआ ये, इसके लिए भी एक छोटी सी घटना सुनो कि मैंने गाड़ी लेनी थी, तो मैंने कहा यार गाड़ी चलानी तो आती नहीं, तो कोई सेकंड हैंड ले लेते हैं। सन ये 86 की बात है। तो एक स्टैंडर्ड हेरल्ड, अब चूंकि उस समय जरा फैंसी सी थी कि भी ओपन होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो 10,000 रुपये की कहीं से मिल गई। मैं कहा चलो इसी पे हाथ साफ कर लेंगे। तो मैं उसको ले आया और चलाने लगा, पर वो रोज सुबह एक 100 रुपये का खर्चा मांगती थी। कभी स्टार्ट नहीं हो रही, कभी कुछ नहीं हो रही। वो मैंने 10,000 रुपये, चलो मैंने कहा कोई नहीं, सीख साख के फिर बेच देंगे। सन 87 में मैंने कहा यार मारुति लेते हैं, इसको बेच देते हैं। तो उसको बेचने की मैंने बड़ी कोशिश करी कि भाई ये बिक जाए 8 की, 7 की, 6 की, इवन 5 की भी बात नहीं बनी। अब मैंने कहा यार क्या करें, तो मैंने एक कबाड़ी से बातचीत करी। वो कहने लगा बाबूजी हम तो तोल के लेते हैं। मैंने कहा भाई ठीक है तुम बता दो। क्या जी? मैंने कहा चल रही है इस समय, पूरी स्टेपनी स्टुपनी सब कुछ है, चल रही है, कहीं तो मैं तेरे को घुमा दूँ। उसने कहा नहीं जी मैं देख ली, सब चीज़ देख ली, और इसके मैं 2,500 रुपये दूंगा या 2,000 रुपये दूंगा। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही कम है। कहता जी बस देख लो। तो क्या हुआ, 1 साल में मेरे 8,000 रुपये कम हो गए। तो मेरा 1 साल का डेप्रीशिएशन उसका 8,000 रुपये हो गया। सपोज इसी को हम दूसरे एग्जांपल में लेते हैं कि मेरे पास गाड़ी जो पुरानी थी वो थी 2 लाख की, और उसकी जो मेरे को कबाड़ी वैल्यू, जो रेजिडुअल वैल्यू मिली, वो समझ लो मेरे को 10 साल के बाद वो मिली मेरे को 10,000 रुपये की। तो एक्चुअल मेरी जो वैल्यू कम हुई वो कितनी हुई? 1,90,000।
ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। इसका मतलब आए साल 19,000 रुपए मेरा डेप्रिसिएशन लग गया, तो वो फिक्स हो गया ना, पूरा फिक्स हो गया। तो इसी तरह मैंने एक एग्जांपल लिया है, कार कॉस्ट 1 लाख, डेप्रिसिएशन इसके अंदर मैं ये लगा के चल रहा हूं कि भाई 10,000 रुपये फिक्स है मेरा, 10,000 फिक्स। दूसरा डेप्रिसिएशन मेथड है रिटर्न ऑन वैल्यू। इसको हम डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी बोलते हैं या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। ये भी 1 लाख के लिए, इसके अंदर जो भी वैल्यू आती है डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। मतलब यहां डेप्रिसिएशन फिक्स है, इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। और यहां पे रिड्यूसिंग बैलेंस है, WDV मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो यहां पे पहले साल डेप्रिसिएशन लगा 10,000, इधर भी 10,000 लग गया, सपोज उसका 10% ही रेट है। इसका बैलेंस पहले साल के अंत में कितना आया? 90,000, इधर भी 90,000। दूसरे साल में डेप्रिसिएशन वहां लगा 9,000, 90,000 का 10%, पर यहां फिक्स है, यहां 10,000। तीसरे साल में यहां पे डेप्रिसिएशन लगा 81,000 पे 10%, 8100, और यहां पे वही 10,000। मतलब इसके अंदर डेप्रिसिएशन फिक्स है, इसके अंदर रिड्यूसिंग है, जो बैलेंस आया उस पे लगा। इनकम टैक्स वाले जब आपकी असेसमेंट करते हैं तो वो ये वाला मेथड चुनते हैं। अगर कोई ये वाला मेथड भी बना के ले गया तो वो कहते हैं इस तरीके से आप बनाएं और तब प्रॉफिट एंड लॉस निकालें। अब डेप्रिसिएशन में एक बड़ी आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अगर आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है और 31 मार्च को खत्म होता है। अब 31 मार्च को जो खत्म होता है तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी या कोई फिक्स एसेट आपने 30 सितंबर के बाद खरीदी तो जो रेट गवर्नमेंट आय बजट में डिसाइड करती है उसका आता ही बेनिफिट मिलेगा। मतलब अगर कोई 10% रेट दे रखा है तो उस पर सिर्फ 5% मिलेगा उस साल के लिए, अगले साल तो 10 ही मिलेगा, क्योंकि इट वॉज पुट टू यूज नॉट मोर देन 182 डेज। अगर ये मैंने 29 सितंबर को खरीदी होती तो मेरे को पूरे साल का डेप्रिसिएशन मिलता। आप समझ, मतलब आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे पेपरों में बहुत, जिस समय 30 सितंबर पहुंचने वाली होती है तो पेपर में आता है ऐड अवेल फुल ईयर डेप्रिसिएशन। तो लोगों ने कई बार इसको टैक्स प्लानिंग के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे? क्योंकि आजकल तो टैली का ज़माना है, आप रोज़ बैलेंस शीट बना लो कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ, क्या जी इतना प्रॉफिट हुआ, क्या यार एक काम करो, ट्रक वाले थे कि 2 ट्रक ले लो यार, 2 ट्रक ले लिए। अब उन्होंने माल ढोने पे लगा दिया। अगर एक दिन भी इस्तेमाल कर लिया तो आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, अगर आपने 30 सितंबर से पहले खरीदी है। तो ये टैक्स प्लानिंग है, टैक्स कम हो जाएगा, इनकम कम आएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है ये नॉन कैश आइटम है, ये कैश में नहीं खर्च करना पड़ता, ये तो एक प्रोविजन है। गवर्नमेंट कहती है ये इतनी आपके हम मान लेते हैं जी इतनी घिसावट होगी, हम आपको इतनी घिसावट का फायदा दे देते हैं। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये कि अगर आपने इसको चाहे क्या कहते हैं 30 मार्च को ही बेच दिया हो
31 मार्च को तो क्लोज होना है, 30 मार्च को ही बेच दिया तो आपको डेप्रिसिएशन 1 पैसा नहीं मिलेगा। कोई आपके प्रॉफिट से कोई गिरावट कम नहीं हो रही, तो ये चीज ध्यान रखना। पर जो खरीदेगा उसको कम से कम आधे साल का तो डेप्रिसिएशन मिलेगा, चाहे वो 30 मार्च को ही खरीदे। पर साथ में कंडीशन, उसको ये दिखाना पड़ेगा, ये उसके लिए ये जरूरी है कि वो ये प्रूव करे कि मैंने 30 मार्च को खरीद के इसको इस्तेमाल में लिया। भाई ठीक है, मैंने एक गाड़ी बेची 30 मार्च को, वो तो इस्तेमाल में आएगी जब वो यहीं से चला के ले गया। तो ये सब चीजें डेप्रिसिएशन के लिए आती है। इसके अंदर जो रेट है वो गवर्नमेंट आय बजट में चेंज कर सकती है और कई बार नहीं भी करती। अब जो प्रेजेंट रेट है वो है, आपके ब्लॉक बना रखे हैं एसेट के ब्लॉक बना रखे हैं। जैसे आपके बिल्डिंग का ब्लॉक, फिर फर्नीचर फिक्चर्स का ब्लॉक, फिर आपके मशीनरी का ब्लॉक। तो ये ब्लॉक में आप कोई चीज ऐड करते हैं या लेस करते हैं, वो एक आगे इनकम टैक्स की प्रोविजंस में भी आते हैं कि इस पे कैपिटल गेन लगेगा नहीं लगेगा। डेप्रिशिएबल एसेट पे नहीं लगता। तो आपको मैं कुछ रेट बता रहा हूं जो कि इस प्रकार है। आपको वैसे ही बता देता हूं। फर्नीचर फिक्सचर पे या बिल्डिंग पे 10% एवरेज है तो 100% भी जो टेम्परेरी शेड्स हैं, पर एवरेज 10%। फिर इनकी प्लिंथ एरिया का चक्कर है कि इससे कम हो ज़्यादा हो, 5% भी है, 10% भी है और 100% भी है। 100% तो जो टेम्परेरी शेड्स हैं, आपने टीन का शेड लगा दिया। इसके बाद फर्नीचर फिक्चर है। फर्नीचर फिक्चर में आपका सारा फर्नीचर आ गया, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आ गई, इलेक्ट्रिकल आइटम्स आ गई, एसी आ गया, जनरेटर आ गया, कूलर आ गया, फैन आ गए। आपने कोई फिटिंग करवाई है नई बिजली की, वो सब आपके फर्नीचर फिक्चर में आएगी, वो 10% है। फिर मशीनरी है, मशीनरी में आपकी प्लांट एंड मशीनरी आ गई, आपके क्या कहते हैं व्हीकल्स आ गई, और बहुत लंबी लिस्ट है इसकी। आप कहेंगे तो मैं एक लेक्चर उस पर बना दूंगा कि किस किस चीज़ पे क्या क्या है, मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। कंप्यूटर्स हैं, पिछले साल कंप्यूटर पे 60% था, फिर 40% कर दिया। कंप्यूटर पेरिफेरल्स मतलब कंप्यूटर हो गया, आपकी डिस्प्ले होगी, आपकी आपका क्या बोलते हैं सीपीयू हो गया, आपकी इन्वर्टर हो गया, ये सब प्रिंटर हो गया, ये सब 40% है। आपके नो हाउ है, आपने किसी से फार्मूला खरीद लिया, उसका 25% है। तो ये डिफरेंट रेट है साल के। इसी तरह स्ट्रेट लाइन के भी रेट गवर्नमेंट ने मुकर्रर कर रखे हैं, पर चूंकि हम इनकम टैक्स से ज़्यादा संबंधित होते हैं तो इनकम टैक्स में WDV मेथड ही चलता है, जिसके लिए मैंने आपको रेट बताए। तो मैं आपको जो कुछ आप मेरे से पूछना चाहें वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच।